हैं, इसलिए ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। हमारे यहां एक सिमिलर टाइप का लॉ है जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में आता है, और वो ये कहता है कि अगर आपके नाम पर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेट्स से कि वो आपने 50 लाख में खरीदी थी, और अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं 1 करोड़ में, यानी आपका प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 50 लाख, यानी कि 50 लाख का। अब नॉर्मली हमें 50 लाख गेन पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम 2 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट से 1 या 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो हम टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन इस लॉ का फायदा एक इंसान जिंदगी में एक ही बार उठा सकता है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग बात सुनकर अच्छा लगा होगा। हम अपने गिगलर्स को हमेशा बाकियों से आगे ही रखना चाहते हैं। वैसे लॉ अभी 2022 में एप्लीकेबल है। अब अगर आप इस बुक को काफी बाद में सुन रहे हैं तो हो सकता है कि इसे गवर्नमेंट चेंज कर दे, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ये पूछ सकते हैं और इस लॉ को यूज करके लाखों रुपए टैक्स में बचा सकते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सालों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स में था तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं दिन में जॉब करता था, पर मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपने असेट वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स को खरीदता और बेचता रहता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। जितना अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह मैं इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सक्सेसफुल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए एनकरेज नहीं करता। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसे। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को काम नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, पर सक्सेस के चांस बहुत कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं, उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो, तभी मैं इसके लिए सलाह दूंगा। नहीं तो दिन में अपनी जॉब करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा मतलब यह है कि आप अपने एसेट वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें 10 रुपए का नोट जाए तो वो बाहर ना निकलने पाए। इसे इस तरह से सोचें कि जब 10 रुपए का नोट आपके एसेट वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी जॉब करते रहें, एक अच्छे मेहनती एम्प्लॉय की तरह काम करें, पर अपने एसेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ लग्जरी चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग इन चीजों को सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या कार जैसी लग्जरियस चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, पर असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपने एसेट वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर एसेट वाले कॉलम से होने वाली इनकम उनके लिए महंगी चीजें खरीद लेती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने खून पसीने की कमाई और बच्चों को दी जाने वाली जायदाद की कीमत पर ऐसी चीजें खरीदते हैं। सच्ची लग्जरी असली एसेट में इन्वेस्ट करने और उसे बढ़ाने का मोटिवेशन देती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से एक्स्ट्रा पैसा आने लगा तो वो मार्केट गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा सी भी मेहनत या रिस्क नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी। एक्चुअली हमें जो इस अपार्टमेंट हाउस से रेंटल इनकम मिल रही थी, वही रेंटल इनकम मर्सिडीज की लोन के इंस्टॉलमेंट देने के लिए दी जा रही थी, पर उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया कि हम कार खरीद पाए। पर मर्सिडीज की ये लग्जरी दरअसल एक सच्चा रिवॉर्ड है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि वो अपने एसेट वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है।
अब उसके लिए उस कार की कीमत आम रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या लग्जरी की कोई चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर महंगी चीजें खरीदने से देर सवेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वो एक भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यह सीक्रेट अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस रास्ते पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। बढ़ते हैं आगे चैप्टर 5 की ओर। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। स्कूल टीचर का मानना था कि यह केविन कॉस्टनर की तरह ही एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, पर उसके फॉलोअर्स यानी कि चेले आज भी जिंदा हैं। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, इसी रॉबिन हुड सोच के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ज्यादा इनकम वाले मिडिल क्लास से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स की हिस्ट्री को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी एजुकेशन के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, पर मेरे अमीर डैडी टैक्स की हिस्ट्री के एक्सपर्ट थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जंग का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या प्रेसिडेंट के बस कहने भर की देर थी और हर आदमी उसकी कही हुई बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 से बीच नेपोलियन से जंग के समय टैक्स लगाया गया था, और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर परमानेंट रूप से लगा दिया था। 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16th अमेंडमेंट के साथ ही अमेरिका में भी इनकम टैक्स परमानेंट रूप से लगा दिया गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही रेगुलर इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। अगर इंडिया की बात करें तो 1857 में मंगल पांडे के समय में जो मिलिट्री म्यूटिनी हुई थी, उसका खर्चा पूरा करने के लिए 1860 में सर जेम्स विलियम ने टैक्स की शुरुआत की थी। इन हिस्टोरिकल डेट से हमें यह नहीं पता चल पाता है कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू से सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का आइडिया पॉपुलर बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और मिडिल क्लास और गरीबों में मदद देने का जरिया है। इसी कारण पब्लिक ने टैक्स लॉ के सपोर्ट में वोट दिए और यह लॉ बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को सजा देना है, पर दरअसल ये उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था, यानी गरीब और मिडिल क्लास। एक बार गवर्नमेंट ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोध में हैं। वो एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट हूं। हमें अपोजिट व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सक्सेस अलग अलग स्टैंडर्ड पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितना ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बड़ा होता जाता है। गवर्नमेंट में जितना बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है,
उतना ही ज्यादा उन्हें सम्मान दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे इन्वेस्टर मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उनके गोल्स बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बढ़ते हैं, उन्हें सैलरी देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी मां दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले वॉलंटियर्स को ट्रेन करते थे। वे हमेशा एक्स्ट्रा ग्रांट्स और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सकें। ऐसा वे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी जॉब में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी। ये उनका काम था। जब मैं 10 साल का था, तब से मैं अमीर डैडी से ये सुनता आया हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से ये सुनता हूं कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक के लिए काम करता था, और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डैडी होते थे जो एक नामी गवर्नमेंट लीडर थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। पर जब आप टैक्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिनहुड के इकोनॉमिक प्रिंसिपल में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। प्रॉब्लम यह थी कि गवर्नमेंट की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई, और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हीं रूल्स से नहीं खेलते हैं जिनसे पब्लिक खेलती है। जैसा मैंने बताया है, अमीर पहले ही कॉर्पोरेशंस के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के दिनों में पॉपुलर हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा के एसेट के रिस्क को लिमिटेड करने के लिए कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसे जुटाने के लिए कॉर्पोरेशन में अपना पैसा डालते थे। फिर ये कॉर्पोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए सेलर्स को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो सेलर्स की जान जाती थी, पर अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वो पैसा डूब जाता था जो उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए दिया था। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपने इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम सुना होगा। इसमें लिमिटेड शब्द का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप एक लिमिटेड कंपनी नहीं खोलते हैं और नॉर्मली बिजनेस करते हैं, और इस केस में अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि अनजाने में आपके एम्प्लॉयज की काम करते हुए जान चली जाती है, तो इस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका घर भी उन्हें कॉम्पनसेशन देने के लिए जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलते हैं तो मैक्सिमम लॉस जो आपका हो सकता है वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर आपने अपने बिजनेस में से 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं तो आपसे 10 लाख रुपीस ही मैक्सिमम लिए जा सकते हैं, यानी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अमीर लोग किस तरह का खेल खेलते हैं? कॉर्पोरेशन के कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क की नॉलेज की वजह से अमीरों को गरीब और मिडिल क्लास की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे 2 डैडियों ने सिखाया है, जिनमें से एक सोशलिस्ट थे और दूसरे कैपिटलिस्ट। मुझे जल्दी ही यह महसूस हुआ कि कैपिटलिस्ट को पैसे की ज्यादा समझ होती है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण सोशलिस्ट आकर खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मिडिल क्लास पर जाने लगे। अमीरों ने इंटेलेक्चुअल्स को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे, और यह सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने इंटेलेक्चुअल्स को किस तरह हराया? एक बार अमीरों से वसूलों का कानून पास हुआ तो गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा आने लगा।
पहले तो वो लोग इस बात से खुश हुए